Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 41. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the question number 1. It is from match the following. Match the following देखते हैं क्या है. Annals of the parish. Next है Rob Roy, Manfred रूरल राइट्स. तो यहाँ पे ये सारे वर्क्स हैं और यहाँ पे इनके ऑथर्स दिए गए हैं, तो इनको इनसे मैच करना है. तो लेट अस मैच. एनस ऑफ द पेरिश, ये वर्क है जॉन गॉल्ड का, ए का 1 मैच होगा. रॉब रॉय, दिस इज वर्क ऑफ वॉल्टर स्कॉट, बी का 3 से मैच होगा. मैनफ्रेड, सी का 4. लॉर्ड बायरन, तो मैनफ्रेड किसका वर्क है? लॉर्ड बायरन का. रूरल राइट्स किसका वर्क है? विलियम कोबेट का. तो याद रखेंगे एनस ऑफ द पेरिस जॉन गॉल्ड, रॉब रॉय, वॉल्टर स्कॉट, मैनफ्रेड, लॉर्ड बायरन. रूरल राइट्स इट्स फ्रॉम विलियम कोबेट. क्वेश्चन नंबर 2. मैच द फॉलोइंग. पोएट्री, ड्रामा, एसेज. तो ये ऑथर हैं और ये किस तरह के जॉनर से बिलोंग करते हैं, तो ये बताना है. पोएट्री कौन लिखता था? दैट इज विलियम कॉपर. ड्रामा, आर.बी. शेरिडन. एसे, थॉमस डी क्वेंसी. तो पोएट्री से विलियम कॉपर जुड़े हैं. ड्रामा से आर.बी. शेरिडन है. एसेज कौन लिखते थे? थॉमस डी क्वेंसीस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. स्पिरिचुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सेंसुअलाइजेशन, सुपरनेचुरलाइजेशन. तो ये ऑथर्स हैं और इनके वर्क्स में इस तरह की चीजें देखने को मिलते हैं. ये सभी रोमांटिक पीरियड के पोएट्स हैं और इनके वर्क्स में ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. तो किनके वर्क्स में किस तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, यही मैच करना है. स्पिरिचुअलाइजेशन किसके में देखने को मिलता है? वर्ड्सवर्थ के वर्क में. तो वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप देखेंगे. इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये सेली के वर्क में आपको देखने को मिलेगा. सेंसुअलाइजेशन किड्स के वर्क में. और सुपरनेचुरलाइजेशन ये कॉलरिज के वर्क में. तो याद रखेंगे कॉलरिज जो है सुपरनेचुरलाइजेशन से जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअलाइजेशन से विलियम वर्ड्सवर्थ जुड़े हैं. इंटेलेक्चुअलाइजेशन से सेली जुड़े हैं और सेंसुअलाइज्ड पोएट के रूप में किड्स जाने जाते हैं. तो किड्स इज फेमस एज सेंसुअस पोएट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. ड्रीम चिल्ड्रन, टेबल टॉक, द इंग्लिश मेल कोच. इन तीनों वर्क को इन ऑथर से मैच करना है. डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम, हैजलिट. किसका कौन सा वर्क है? तो ड्रीम चिल्ड्रन आपका चार्ल्स लैम का वर्क है. टेबल टॉक हैजलिट का वर्क है. द इंग्लिश मेल कोच डिक्वेंसी का वर्क है. ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम, टेबल टॉक विलियम हैजलिट, द इंग्लिश मेल कोच थॉमस डी क्वेंसी. क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग. द कन्वल्शेंट, द इंडियन जगलर, द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. ये वर्क से और यहाँ पे ऑथर है, तो इनको मैच करना है. द कन्वल्शेंट वर्क जो है वो किसका है? इट इज ऑफ चार्ल्स लैम. द इंडियन जगलर विलियम हैजलिट, द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ थॉमस डी क्वेंसी. तो ये सीधे सीधे है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे दिया हुआ, सीधे सीधे मैच हो जाएगा. द कन्वल्शेंट चार्ल्स लैम, द इंडियन जगलर विलियम हैजलिट, द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ थॉमस डी क्वेंसी. Question number 6. Match the following. 7 lamps of architecture will aid the newcomers. ये वर्क से और इनके ऑथर्स हैं. तो let us match. 7 lamps of architecture किसका वर्क है? रस्किन का. will aid चार्लोट ब्रॉन्टे का वर्क है. न्यूकमर्स ठाकरे का वर्क है. तो 7 lamps of architecture को यहाँ रस्किन से मिला देंगे. will aid को चार्लोट ब्रॉन्टे से और न्यूकमर सीधे सीधे ठाकरे से मैच करेगा. क्वेश्चन नंबर 7. मैच द फॉलोइंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग, ट्रोलोप, मेयरडेथ. ये ऑथर्स हैं और ये इनके वर्क्स हैं. तो मैच करना है. रॉबर्ट ब्राउनिंग का कौन सा वर्क है? मैन एंड वुमेन. ट्रोलोप किसका वर्क है?
जो ट्रोलोप है इनके जो वर्क है द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट, मेयरडिथ की वर्क है द ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड फेवर। तो ऐसे आप लोग मैच करेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग मैन एंड वुमेन, ट्रोलोप द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट, और मेरेडिथ का सीधे सीधे द ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड फेवर। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। फिनिश फेन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, और इनके ऑथर हैं। तो मैच करना है फिनिश फिन जो ए मैच हो रहा है सेकेंड से, ट्रोलोप का वर्क है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, बी का मैच हो जाएगा थर्ड से जेएस मिल द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जेएस मिल का वर्क है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सी मैच होगा वन से हार्डी का, टॉमस हार्डी का वर्क है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। फिनिश फिन ट्रोलोप का वर्क है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जेएस मिल का द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टॉमस हार्डी का। Now question number 9, match the following. Edwin Drood, The Egoist, Literature and Dogma. इनके ऑथर यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन ऑथर के ये वर्क है और इन्हें मैच करना है आपस में। एडविन ड्रूड किसका वर्क है, डेजी रोसेट्टी का। द इगोइस्ट किसका वर्क है, मेयरडिथ का। लिटरेचर एंड डॉगमा अर्नोल्ड का। तो एक बार फिर से मैच करते हैं, एडविन ड्रूड, डेजी रोसेट्टी, द इगोइस्ट, यहाँ पे मेयरडिथ का हो जाएगा, और लिटरेचर एंड डॉगमा अर्नोल्ड का वर्क हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। हेरोल्ड बेकेट द कप, पिप्पा पासेस, एसोलेंडो, बाल्डर डेड, न्यू पोएम्स। यहाँ इनके ऑथर से टेनिसन अर्नोल्ड ब्राउनिंग, इनके ये वर्क से। तो किसका कौन सा वर्क है, हेरोल्ड बेकेट द कप, ये टेनिसन के पोएम से, पिप्पा पासेस, एसोलेंडो ये ब्राउनिंग का वर्क है, बाल्डर डेड, न्यू पोएम्स ये अर्नोल्ड का वर्क है। तो टेनिसन ने कौन कौन से पोएम लिखे, हेरोल्ड बेकेट द कप, अर्नोल्ड का कौन कौन सा वर्क है, तो बाल्डर डेड, न्यू पोएम्स, और ब्राउनिंग का, रॉबर्ट ब्राउनिंग का पिप्पा पासेस, एसोलेंडो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया व्हेन शी रोज टू द थ्रोन। तो उस समय क्वीन विक्टोरिया का एज क्या था जब वो सिंहासन पर बैठी थी, इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी थी। तो 18, उनकी एज 18 थी क्वीन विक्टोरिया की, जब ये महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठती हैं क्वीन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पब्लिश्ड। इट इज 1859। तो ये चार्ल्स डार्विन जो कि बहुत ही फेमस है अपने वर्क ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज को लेकर, और ये इनका वर्क पब्लिश्ड होता है 1859 में। क्वेश्चन नंबर 13, in 1830 Tennyson published his first collection of poems entitled Poems Chiefly Lyrical। तो 1830 में टेनिसन ने अपनी फर्स्ट पोएम के कलेक्शन को प्रेजेंट किया है, पब्लिश करवाया है, तो दैट इज पोएम्स चीफली लिरिकल। इसी टाइटल से टेनिसन का फर्स्ट जो कलेक्शन है पोएम्स का वो पब्लिश होता है 1813 में। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप, कार्लाइल। ये जो वर्क है ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप, इसके ऑथर है कार्लाइल। Question number 15. In which of the novels of Dickens the protagonist remembers how he had been a child Tom Jones, a harmless creature in his boyhood? तो जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, वो कौन सा नॉवेल है जिसमें जो प्रोटागोनिस्ट है वो अपने आप को चाइल्ड टॉम जोन्स के रूप में प्रेजेंट करता है, एक हार्मलेस क्रिएचर के रूप में। मीन्स प्रोटागोनिस्ट खुद को याद करता है कि वो बॉयहुड में चाइल्ड टॉम जोन्स की तरह हार्मलेस क्रिएचर हुआ करता था। तो दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, और इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है वो खुद को बॉयहुड के दौरान अपने आप को याद करता है, अपनी बॉयहुड के दिन को याद करते हुए कहता है कि वो चाइल्ड टॉम जोन्स की तरह हार्मलेस क्रिएचर हुआ करता था। Question number 16. Thackeray complained in the preface to one of his novels that since the author of Tom Jones was buried, no writer of fiction among us has been permitted to depict this to his utmost power as a man. Name the novel. Actually यहाँ पे ठाकरे कंप्लेन करते हैं
अपने एक नॉवेल के प्रीफेस में क्या कंप्लेन करते हैं, सिंस द ऑथर ऑफ टॉम जोन्स वाज बरीड, टॉम जोन्स के जो ऑथर हैं जब वो बरीड हो गए, इट्स मीन उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद फिक्शन की फील्ड में ऐसा कोई राइटर नहीं आया जिसने अटमोस्ट पावर को क्या किया हो, डिपिक्ट किया हो अपने वर्क में एक मैन के रूप में। तो ऐसा ठाकरे ने अपने किस नॉवेल के प्रीफेस में लिखा है, उस नॉवेल का नाम बताना, दैट इज पेंडेनिस। तो पेंडेनिस इज द वर्क ऑफ ठाकरे और इसी नॉवेल के प्रीफेस में ठाकरे ने ये स्टेटमेंट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच नॉवेल ऑफ डिकेंस सर लेसेस्टर डेडलॉक अपीयर्स। डिकेंस के का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें सर लेसेस्टर डेडलॉक नाम का कैरेक्टर है, दैट इज ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस इज द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस एंड इन दिस वर्क वी कैन मेट विथ सर लेसेस्टर डेडलॉक। तो ये चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ब्लीक हाउस और यहीं पे आपको मिल सकते हैं लेसेस्टर डेडलॉक नाम के कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर ब्रूक फेल्स टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड टू द न्यू पार्लियामेंट इन मिडिल मार्च। मिस्टर ब्रूक इज अ नेम ऑफ कैरेक्टर और ये एक वर्क है मिडिल मार्च। इसमें ये पार्लियामेंट में जो न्यू पार्लियामेंट होता है उसमें इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो यही पूछा है कि ये किस वर्क में ये मिस्टर ब्रूक नाम के कैरेक्टर हैं, तो दैट इज मिडिल मार्च। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच of the works of Carlyle do we find a theorizing German central character with a mediating and explicitly English editor। तो कार्लाइल का वो कौन सा वर्क है जहां पे एक हमें जर्मन सेंट्रल कैरेक्टर मिलता है जो कि एक इंग्लिश एडिटर होता है, दैट इज शॉर्टर रिसॉर्ट्स। शॉर्टर रिसॉर्ट्स इज द वर्क ऑफ कार्लाइल और इसी में एक इंग्लिश एडिटर जो कि जर्मन सेंटर कैरेक्टर होता है बट वो इंग्लिश एडिटर होता है, वो प्रेजेंट होता है कार्लाइल के शॉर्टर रिसॉर्ट्स वर्क में। क्वेश्चन नंबर 20, डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज शोज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ कार्लाइल द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फेमस वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो पूछा गया है कि इस वर्क में क्या हुआ है, तो इसमें जो कार्लाइल है इनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो वो कौन सा इन्फ्लुएंस कार्लाइल का देखने को मिलता है, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मीन्स ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर ये वर्क लिखते हैं और इनसे प्रभावित होकर इस पॉइंट पर ये अपनी नॉवेल लिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।